सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2024 एग्जामिनेशन कब होगा, इस बात के लिए आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन अगस्त से सितंबर के बाद इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाए। मींस मुझे जो पूरी उम्मीद है अक्टूबर के महीने में एग्जाम होने की संभावना मुझे पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जामिनेशन तो होना है, ये निश्चित है। इस एग्जामिनेशन में आपको अपनी सिलेबस, जो आपके पास अपना सिलेबस है, इसका डिवीजन कैसे होना चाहिए, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। और डिवीजन का जो स्पेशल टच मैंने दिया है वो 3 स्टेप मैंने उठाई हैं कि शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, मतलब इनिशिएशन हमें कैसे लेना चाहिए, प्रोपेगेशन पे हमें क्या करना चाहिए और टर्मिनेशन पर हमें क्या करना चाहिए, और लोग करते क्या है और डरते क्यों हैं। इन सब चीजों पर भी हमारी आज आपसे वार्ता होगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। लोगों को जैसे कि बिहार एस्टेट में मदद मिली है, उसी तरीके से बीपीएससी में भी मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यूपी पीजीटी में भी भरपूर सहयोग हमारा मिलेगा। क्या होना चाहिए इनिशिएशन का सिलेबस, क्या होना चाहिए प्रोपेगेशन का सिलेबस, और क्या होना चाहिए आपका टर्मिनेशन का सिलेबस। ये सभी सिलेबस अगर आपकी नॉलेज में है और अगर आपने इन्हें पूरी तरीके से सही ढंग से ढाल दिया तो दोस्त सिलेक्शन आपका तो फाइनल हो जाएगा, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपका सिलेक्शन पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन शर्त यही है कि कंडीशंस फॉलो करिएगा जो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, अधिकतर लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि इनिशिएशन के टाइम पर उनके दिमाग में चलता है, जो चलता है पहले वो समझ लीजिए क्या चलता है, फिर मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारा 11th और 12th क्लियर है। ये सभी का क्वेश्चन होता है कि सर 11th एंड 12th हमारा क्लियर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा क्लियर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सर हाई लेवल की प्रॉब्लम आती है, इनके क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते हैं। जबकि है क्या, यहां पर भी आप अपना 100% नहीं दे पाते हो, यहां पर भी आप 80% ही दे पाते हो। ये सत्य है। आप हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो पा रहे हो, लगता हो कि नहीं सर कुछ कह रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि 11th 12th पढ़ाना और 11th 12th के बेस पर क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट करना, इन दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना क्लास 12th का स्टूडेंट पढ़ के एग्जाम देता है। बस आप यह है कि पढ़ा रहे हो, स्पीड मेंटेन कर लोगे, जल्दी कर लोगे, उसके पास सिलेबस केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स भी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, आपको केवल केमिस्ट्री, सब आपको पता है, सब आपको, लेकिन कभी कभी आपने देखा कि 100% आउटपुट आप नहीं दे पा रहे होंगे। ये निश्चित है, मैं इस पर संदेह नहीं कि लग रहा हो कि नहीं साहब ये तो सर ऐसा नहीं है मैं पूरा कर जाऊंगा, तो ये संभावना नहीं कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। 100% पॉसिबिलिटी कम होती अगर है आपके अंदर तो बहुत अच्छी बात है। अब होता है कि साहब हमें हाई लेवल वाला जो हमारी समस्या आती है, बोले सर हाई लेवल, तो हाई लेवल तो भाई हमें सर बता दीजिए, वो हम कर लेंगे। तो हाई लेवल जब इसमें 80% आ रहा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर 50% से नीचे गिरेंगे, आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग डिसीजन बढ़िया नहीं लेते हैं सिलेक्शन के लिए, अपने सिलेबस का चुनाव सही से नहीं। तो आखिरकार अब हमें चुनाव करना कैसे चाहिए, कौन से सिलेबस के कौन से पार्ट हमें शुरुआत में पढ़ने चाहिए, कौन से पार्ट हमें बाद में पढ़ने चाहिए और कौन से पार्ट हमें बिल्कुल एंड में पढ़ने चाहिए, इन पर हमारी चर्चा आज होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं तो लोग अधिकतर क्या करते हैं, समझिएगा, पहले उन्होंने बोला कि सर क्या बोले, मोल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली सर हमने, पीरियोडिक टेबल पढ़ ली, गैस स्टेट हमें आता है सर, इक्विलिब्रियम पे थोड़ी मेहनत करनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सर हो जाएगी, पढ़ाई रहे क्लास 12th को, सॉल्यूशन पूरा है, एसपीडीएफ सर बाद में देख लेंगे, ऑर्गेनिक पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं,
और जो आपने सर हेट्रोसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पॉलीन्यूक्लियर बायोमोलिक्यूलर बचे हैं सर, इन पे हम जरा ध्यान दे लें, बाकी हम सब कर लेंगे सर। ये आपका एक कहना होता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमेशा मैंने यही कहा है कि आप सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 हिस्सों में बांटते हैं। वो क्या है? क्लास 11th का सिलेबस भी आपके पास में है, क्लास 11th का सिलेबस भी आपके पास में है, क्लास धैर्य के साथ वीडियो देखिए, क्लास 12th का भी सिलेबस आपके पास में है, और यहां पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का सिलेबस भी आपके पास है। अब आप सबसे पहले इनके थोड़े चैप्टर कर लेते हो, इनके थोड़े चैप्टर कर लेते हो, इन पर थोड़ा टेंशन ले लेते हो, यही आपका उसूल है और इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। अब आप क्या करिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप हम लोग उठा लेते हैं, यानी कि इनिशिएशन स्टेप में हमें कौन से सिलेबस पर कमांड करना चाहिए। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इनिशिएशन चैप्टर्स कहें, इनिशिएशन कंटेंट कहें, कोई दिक्कत नहीं। इनिशिएशन चैप्टर्स हमें कौन कौन से उठाने चाहिए, इन पर मैं बात करूंगा आपसे। नंबर 1, इनिशिएशन में सबसे पहला चैप्टर उठाइए। मूल कॉन्सेप्ट मत उठाइए, बिल्कुल मत उठाइए, मेरा कहना मानिए। सबसे पहला आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठा लीजिए, इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और इसके क्वेश्चंस करिए। नंबर 2, सेकंड पे आप केमिकल बॉन्डिंग उठाइए, केमिकल बॉन्डिंग उठाइए, केमिकल बॉन्डिंग उठाइए। अब आप कहोगे सर इसके बाद आप पीरियोडिक टेबल लिखोगे ना, मैं नहीं लिखूंगा। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम उठाएं, केमिकल बॉन्डिंग उठाएं। ये इनिशिएट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करवाएंगे। ये चैप्टर आपके अंदर ये कहेंगे कि देखो ये हमें आ गया, अब हमें टेंशन नहीं है। यानी कि चैप्टर की वैल्यू नंबर भी घटेगा और आपका मटेरियल भी आप तक पहुंचेगा। तो ये कॉन्फिडेंस कौन पैदा करता है? ये यही चैप्टर पैदा करेंगे। इसके बाद आप रेडॉक्स उठाइए, इसके बाद आप रेडॉक्स उठाइए, और रेडॉक्स के बाद 4 नंबर पर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लीजिए। मैं चैप्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन अपनाया तो ये निश्चित है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों एक साथ उठाइएगा आप चैप्टर को, है ना, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। हिसाब पैटर्न, चलिए इनिशिएशन चैप्टर्स चल रहे हैं इस समय। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप आ जाइए वापस अपनी अवस्था में, यानी अब उठाइए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट उठाइए। अब जब सॉलिड स्टेट आप पढ़ें तो इसके साथ ही पढ़ डालिए आप गैसियस और लिक्विड स्टेट, दोनों यहीं पर पढ़ डालिए। गैसियस एंड लिक्विड स्टेट पढ़ डालिए। ये चैप्टर का पैटर्न है, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, आपको इनसे बहुत लाभ मिलने वाला है। ये सॉलिड स्टेट, ये गैसियस स्टेट, इनको आप यहां पर ले आइए। उसके बाद 7th पॉइंट पर लाइए आप केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स लाइए, केमिकल काइनेटिक्स। और इसे जब पढ़ें तो इनके साथ ही पढ़िए आप 8th और 9th पर ला करके इक्विलिब्रियम नंबर 1। एक तो इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिए, और इक्विलिब्रियम फर्स्ट जिसे केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। चैप्टर का ये सब डिवीजन में आखिरकार यूं ही क्यों लेकर के चल रहा हूं, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा, इसलिए मैंने ये सब किया है। मैंने इस पर बहुत सारी बातें सोची और उसके बाद ही आपको डिसीजन के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड, गैसियस, लिक्विड, देन केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम पर आ जाइए आप। देखिए कितने ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से आपके चैप्टर तैयार हो जाएंगे। यहां आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आप इनको चाहो तो अल्टरनेट ले सकते हो, यानी इन चैप्टर्स को ऊपर ले आइए, केमिकल काइनेटिक्स को आप नीचे भी ला सकते हो। ये बदलाव आप अपने हिसाब से रैंडमली कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आप इतने चैप्टर्स को एक साथ मर्जिंग करके रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सटीक और सही जगह पर चल रहे होंगे।
कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने शेड्यूल मेरा कहा हुआ मान लिया तो सिलेक्शन आपका बहुत आसान हो जाएगा, पढ़ाई आपको अच्छी लगने लगेगी और इस पढ़ाई से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों को एक साथ जोड़िएगा। नंबर 1 यहां पर आप सरफेस केमिस्ट्री जोड़ लीजिएगा। जब सरफेस केमिस्ट्री, ये मत कहिएगा सर सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसके टचिंग क्वेश्चंस आए हैं। सरफेस केमिस्ट्री पर आ जाइए, क्योंकि ये पीजीटी का पेपर है इसलिए। सरफेस केमिस्ट्री में अगर आप कहेंगे तो यहां पर एक तो आपको एड्जॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा, जिसे आप बहुत लैंगमूर एड्जॉर्प्शन और आपका फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन प्लस कैटालिसिस इसी के अंदर उठा लीजिए। हमने बिल्कुल सिलेबस को छेड़ा नहीं, चैप्टर को नहीं छेड़ा है। और यहीं पर आप कोलॉइडल ले लीजिए, कोलॉइडल। लेकिन मैं आपको यहां सलाह देने की कोशिश ये करूंगा कि जब आप कोलॉइडल चैप्टर उठाएं तो सॉल्यूशन को भी पढ़ें, इसलिए आप इसे यहीं पर ब्रह्मावस्था में दीजिए। ये मैंने आपको बताया कि चैप्टर्स में है, ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, लेकिन हाँ यहीं पर आप जब सॉल्यूशन पढ़ें तो सॉल्यूशन के साथ ही कोलॉइडल पढ़ डालें। तो सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़िए तो उसी के साथ साथ आप कोलॉइडल सॉल्यूशन भी पढ़ डालिए। कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये एक रिदम आपकी होनी चाहिए जिसमें मुझे कुछ न कहना पड़े। मैं चाहता हूं कि आप जो हैं वो इसी रिदम पर लागू रहें और इसी रिदम पर आप कायम रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% उस चीज को पा जाएंगे जिसे आप पाना चाह रहे होंगे। तो आप प्लीज इसको गहराई से और गहनता से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहां सॉल्यूशन मैंने अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा कलर और लाइट ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। हाँ चलिए, इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन पर, ठीक है। और यहां पर मैं सरफेस केमिस्ट्री को अंडरलाइन कर देता हूं। ये कलर थोड़ा सा डार्क हुआ, आपको इंडिकेशन गलत करेगा ये। चलिए अब दिख रहा हो। तो ये चैप्टर्स आपने अगर लाइन से सेट कर दिए ना तो कसम भगवान की कतई सिलेक्शन आपका समझ लो हो गया, फाइनल है। मतलब इस प्रिपरेशन सिलेक्शन में नहीं पढ़ा नहीं बोले साहब सिलेक्शन पढ़ बिना पढ़ाई हो जाएगा। सिलेक्शन तो पढ़ने पर ही होगा, लेकिन पढ़ने की भी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, उससे पहले नहीं बन पाएगा। अब आपने जो चैप्टर्स प्रोपेगेशन पर ले जाने हैं वो कौन से चैप्टर होंगे, तो देखिए प्रोपेगेशन से आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए, यहीं पर प्रोपेगेशन चैप्टर कौन से होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, प्रोपेगेशन चैप्टर आपके बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है। प्रोपेगेशन चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो मान के चलिएगा कि आपके अंदर बहुत हाई कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो जाएगा और ये हाई कॉन्फिडेंस लेवल आपका सिलेक्शन कराएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे, अपने ग्रुप में जरूर भेजेंगे जहां लोग पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री से जुड़े हुए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप जरूर ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अब आप यहां पर उठाइए नंबर, अब यहां पर 12 के आगे 13 ही चलूं क्योंकि वही सही रहेगा। प्रोपेगेशन में आपको उठाना है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल उठा लीजिए, पीरियोडिक टेबल उठाइए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होगा, मैंने ऊपर नहीं लिखा था यहां पर लिया। 14 चैप्टर्स उठाइए, एस ब्लॉक उठा लीजिए, एस ब्लॉक उठा लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए 15 चैप्टर पर आ जाइए, इसे आप पी ब्लॉक उठा लीजिए, पी ब्लॉक उठाइए। 16 चैप्टर्स पर आ जाइए, यहां पर आप डी ब्लॉक उठाइए, डी एंड एफ दोनों ले लीजिए, डी एंड एफ ब्लॉक लीजिए। और साथ में आप 17 पर आइए तो कोऑर्डिनेशन उठाइए, कोऑर्डिनेशन। और इसी प्रोपेगेशन स्टेप में ये चैप्टर्स तो आपको वाकई में, जैसे ये चैप्टर जो मैं लिख रहा हूं, ये चैप्टर आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे। और ये सम टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर भी माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको प्रोपेगेशन स्टेप में इसलिए लिया कि यहीं से आप उठान पकड़ेंगे। और इसी प्रोपेगेशन स्टेप में डियर ऐड कर देना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा, जिसमें आप सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को ऐड करिएगा। जीओसी पहले मत पकड़ना, हाइड्रोकार्बन्स पकड़ लेना, और हाइड्रोकार्बन्स में आपको वही तीनों एल्केन, नीचे लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन यहां पर उठाइएगा, एल्केन ले लीजिएगा, एल्केन्स उठाइए, ठीक है। और एल्केन्स जब पढ़ें तो इसके साइक्लो एल्केन बिल्कुल नहीं छोड़ें, साइक्लो वाले जितने भी एल्केन है नहीं छोड़ेंगे। और जब साइक्लो एल्केन उठाएं तो यहीं पर इनका कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी पढ़ लीजिए। तो मेरे चैप्टर का जो डिवीजन है वो मैं बता रहा हूं, यहीं पर इनका कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ डालिए, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पढ़ डालिए, ठीक है ना। इसी हाइड्रोकार्बन की इसका सी चैप्टर टॉपिक जो आएगा वो खट से एल्कीन आ जाएगा। और जब आप एल्कीन पढ़ें तो यहीं पर डाइईन पढ़ डालिए, डाइईन पढ़ डालिए। देखिए बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कितना सही लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और डी पार्ट में चले आइए, एल्काइन पढ़ डालिए, एल्काइन पढ़ डालिए। और जब एल्काइन पढ़ लें तो ये काम और कर लीजिए, तुरंत ही आप आइसोमेरिज्म को उठाइए, यहीं पर आइसोमेरिज्म उठाइए। और आइसोमेरिज्म के साथ साथ आप जीओसी और आइसोमेरिज्म दोनों एक साथ उठाइए। मेरा कहना तो ये है कि मैंने दोनों चैप्टर एक साथ नोट कर रखे हैं, तो मैं यहां पर नोट करता हूं कि आप जब जीओसी उठाएं तो जीओसी के साथ साथ पैरेलल में दो चैप्टर डाल दें इसी के, एक तो आईयूपीएसी डालें, आईयूपीएसी डालें, और एक आइसोमेरिज्म डालें, आइसोमेरिज्म डालें। यानी कि इनका डिवीजन जो परफेक्टनेस आपको देगी वो बहुत ही उम्मीद के साथ आप करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत लाभ भी इन चैप्टर्स से मिलेगा। उसके बाद चले आइए, अब आपको 20th में आपको चैप्टर लेना है। एक तो आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन यानी कि हेलोजन वाले कंपाउंड, तो यहां पर अब तीनों चैप्टर लाइन से लीजिए, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स उठा लीजिए, हेलो एरीन्स उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एल्कोहल फिनॉल ईथर उठाइए, एल्कोहल फिनॉल ईथर उठा लीजिए। और एल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद आप उठाइए एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए चैप्टर्स की जो तरीका है वो किसी कारण से ऐसा लगाया गया है कि कौन से चैप्टर की ज्यादा प्रायोरिटी है, नंबरिंग भी उन पर डिपेंडेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट पर चले आइए, 23rd पर आइए, यहां पर आप एमीन्स उठा लीजिए, एमीन्स, ठीक है ना। एमीन्स जैसे ही आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक का भी मैटर कवरेज जा रहा है, बहुत सारा फिजिकल भी हो रहा है, बहुत सारा इनऑर्गेनिक भी हो रहा है, और बहुत सारी चीजें मैंने लीव भी कर रखी हैं अभी एट ए टाइम। अब आपने इतने चैप्टर्स अगर कवर किए, यानी कि आपने इनिशिएशन लिया, प्रोपेगेशन लिया, और जब आपको टर्मिनेशन की बारी आएगी तो टर्मिनेशन पर मैं आपको सलाह दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। यहां पर मैं हेडिंग बना देता हूं, टर्मिनेशन, यानी एट द एंड कौन कौन से पढ़ने रहते हैं जो आपको नंबर भी दिलाएंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन करेंगे, जो आपके अंदर एक जज्बा पैदा कर देंगे कि नहीं साहब अब इतना मुझे आता है, केवल इतना रह गया। जबकि लोग जो मैं पहले जो अब बता रहा हूं पहले पढ़ डालते हैं, वो इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर उठाइए, अब आप यहीं पर टर्मिनेशन के टाइम पर थर्मोडायनामिक्स। जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स उठाएं तुरंत ही आप यहीं पर फेज रूल पढ़ डालिए, फेज रूल पढ़ डालिए। अब आपने जैसे ही फेज रूल पढ़ा, तुरंत इसके बाद जब फेज रूल आपका क्लियर हो जाए तो फिर उठाना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रो फेज रूल के साथ में एक और चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, जो हालांकि आपको ऐसे कहें कि थोड़ा कम भी आता है, बहुत ज्यादा चैप्टर आता भी नहीं है, और बहुत ज्यादा उसको देखा भी नहीं गया है चैप्टर को,
क्वेश्चंस भी उससे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन पूछा जाता है। इसी के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जरूर पढ़ना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हालांकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक रीडिंग आप जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहीं पर उठाइए। स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ लें तो 4 नंबर पर आपको फट से हेट्रोसाइक्लिक और पॉलीन्यूक्लियर, पहले पॉलीन्यूक्लियर मत पढ़िएगा, पहले हेट्रोसाइक्लिक पढ़िएगा और उसके बाद आप जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियर पढ़िएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉलीन्यूक्लियर ले लो, पैड में जाओ, हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, हेट्रोसाइक्लिक, इन पर ये टर्मिनेशन के चैप्टर तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, वीवीआईपी भी माने जाते हैं ये चैप्टर्स, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि इन चैप्टर से आपको क्वेश्चन कवरेज भी अच्छा रहता है। लेकिन हाँ ये आपके सिलेक्शन को बहुत इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये भी निश्चित है कि डिसाइड भी यही करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सब में से जो एवरेज चलाओगे तो 5 2 3 2 3 2 ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। इसी के साथ आप पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बाद फट से उठा लीजिए बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल लीजिए, बायोमोलिक्यूल उठाइए। बायोमोलिक्यूल के बाद में आप पॉलीमर उठा लीजिए, पॉलीमर उठाइए। फिर आपको उठाना है 8 चैप्टर्स, लास्ट में 8वां चैप्टर जो है वो आपको पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसे मैं नहीं बोलता हूं। यहां पर आप ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स और प्लस यहीं पर आप डाइज भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर्स आप जरूर, जो जिसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी आप बोलते हैं, ठीक है। जब ये आप पढ़ लें, ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आपको फोटो केमिस्ट्री मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। फोटो केमिस्ट्री को लास्ट में उठाना चाहिए और जैसे ही फोटो केमिस्ट्री पढ़ें तुरंत आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ लें। यहीं पर क्या पढ़ लें? रेडियो एक्टिविटी पढ़ लें, रेडियो एक्टिविटी। जब फोटो केमिस्ट्री पढ़ें तो रेडियो एक्टिविटी जरूर पढ़ें, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक लाइन लेंथ जरूरी है जो चैप्टर्स के लिए एक रिदम देगी और साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यानी डाइस जब पढ़ेंगे तो कलर्ड कंपाउंड पूरे कर ही लेंगे आप। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट में अपने हिसाब से पढ़िए, उस पर मैं बहुत ज्यादा आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन अब आपके पास जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनकी बात मैं करना चाहूंगा कि जो मैंने अभी आपको विड्रॉ कर दिए, बीच में चैप्टर्स छोड़े हैं, उन चैप्टर्स में जो छोड़े हुए हैं उनमें आपको लग रहा होगा कि सर ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड छोड़ दिया है, मोल कंसेप्ट छोड़ दिया है, ठीक है। ये चैप्टर्स मैंने अभी ऊपर छोड़े हैं, तो फिर मैं अब आपको सलाह दूंगा कि उन चैप्टर्स पर फोकस करने का समय आ गया। लास्ट में पढ़िएगा बिल्कुल 11th और 12th जो चैप्टर पहले पढ़ने चाहिए थे आपको सर ने बताए हैं कि लास्ट में पढ़िए। मोल कंसेप्ट आखिर में पढ़ डालिएगा, पहले मत पढ़ना, इसे बाद में पढ़ना। मोल कंसेप्ट को बिल्कुल लास्ट में पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा कारण अभी बताऊंगा। मोल कंसेप्ट को लास्ट में पढ़ लीजिएगा और साथ में एक चैप्टर जो आपने अभी और विड्रॉ किया है जिसका नाम मेटलर्जी है। हालांकि लोग कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि मेटलर्जी में और पढ़ लीजिए और प्रोसेस जैसे ऑटो रिडक्शन प्रोसेस है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन के प्रोसेस हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मेटलर्जी की सलाह दूंगा कि यहीं पर पढ़िएगा मेटलर्जी, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट पढ़ना, बहुत ज्यादा इसको नहीं टेंशन लेना है। और OMG ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको भी बहुत छोटा चैप्टर लास्ट में मैंने इसलिए रखा है कि आप फट से इसको रिवीजन में ले आएंगे, ठीक है ना। जब जीओसी पढ़ें तो प्यूरिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बात भी मैं आपको रिमाइंड पे डाल देता हूं, क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे कि सर आपने जीओसी, भाई जीओसी में ही प्यूरिफिकेशन को भी अगर जोड़ें तो सही रहेगा। इसे प्यूरिफिकेशन पर भी क्वेश्चन एक आध मिल जाता है, प्यूरिफिकेशन पर भी एक आध क्वेश्चन आपको मिलता है। तो साथियों हमने तो अपने ढंग से इसको इसलिए डिवाइड किया कि आपको आसानी हो जाए
और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। इस सीरीज में अगर चैप्टर करोगे तो कॉन्फिडेंस निश्चित पैदा होगा, रुकेगा नहीं आपके अंदर। और तो सबसे पहले आपको इनिशिएशन चैप्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साथ, सॉलिड गैसियस लिक्विड एक साथ, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। इनमें से मेरी सलाह होगी पहले इक्विलिब्रियम 1 2 करिए, फिर केमिकल काइनेटिक्स करिएगा, और इसी के साथ कंटिन्यूएशन में सरफेस में एडजॉर्प्शन कैटालिसिस जरूर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन जब कैटालिसिस करें तो एंजाइम को बिल्कुल नहीं भूले, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर एंजाइम भी मैं जोड़े दे रहा हूं, मतलब ये मुझे बोलने वाली चीजें नहीं, उनमें ऐड हो जा रही हैं चैप्टर्स के अंदर। सॉल्यूशन चैप्टर जब यहां पर देखें तो कोलाइडल को जरूर पढ़ लें, ये बात मैंने पहले बोली है आपसे। यहां पर पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक प्रोपेगेशन में जाने देना, कोऑर्डिनेशन प्रोपेगेशन में जाने देना, हाइड्रोकार्बन्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्केन्स, एल्काइंस, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, और जब साइक्लो एल्केन पढ़ें तो मेरी सलाह है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म यहीं पर पढ़िएगा, और जब आप एल्कीन पढ़ें तो डाइईन यहीं पर पढ़िएगा। ये सब चीजें अगर आप मेंटेन कर लेते हो ना तो वास्तव में आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होगी। आईयूपीएससी पढ़िए तो आइसोमेरिज्म साथ ही पढ़िए, ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, और इन रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर, हमें सिलेक्शन लेना है। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स अपने में एक चैप्टर, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर अपने में एक चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स अपने में एक फुल चैप्टर है। इनके एरोमेटिक कंपाउंड भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। टर्मिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एट द एंड ऑफ द मींस प्रिपरेशन आपको सबसे पहले उठाना है थर्मोडायनेमिक्स, जबरदस्त चैप्टर है, दम लेगा पूरी, फेज रूल भी दम लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दम लेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दम लेगा आपसे पूरी तरीके से, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये सब धांसू चैप्टर हैं, और इनको बाद में इसलिए भी बता रहा हूं कि आपको याद रहे, क्योंकि पुराने पर कमजोर, इन पर ज्यादा जोर जब लगाना पड़ेगा तो आपको ये चैप्टर याद रहे, ये बात भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि एक एज फैक्टर के बाद लंबे समय तक याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने बाद में उठाए। पॉलीमर्स उठाइए, ड्रग्स, मेडिसिन और डाइज उठा लीजिए, फोटो केमिस्ट्री उठाइए आप ध्यान से, फोटो केमिस्ट्री, इसके बाद चले आइए आप रेडियो एक्टिविटी पर चले आइए, रेडियो एक्टिविटी ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी यहीं पर पढ़ना है, और लास्ट में आप आइए मोल कंसेप्ट, मेटलर्जी और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बाद अगर मैंने कोई चैप्टर अगर आपको लगता हो कि लीव कर, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने कह दिया कि आप अपने ढंग से जहां भी चाहे पढ़ लीजिए, नोवेल की तरह पढ़िए, बहुत चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फोटो केमिस्ट्री को आपको विशेष तौर से ध्यान देते हुए पढ़ना है, तो ये अगर टॉपिक आपने मेरे अकॉर्डिंग पढ़े तो मैं आपको बिल्कुल इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर पैदा हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, और ये कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन की उस पीक पॉइंट तक ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और जिस चीज को आप बिल्कुल गेन करना चाहते हैं ये वहां तक आपको पहुंचा देगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आपको अगर ये पैटर्न अच्छा लगता है, अगर ये पैटर्न समझ में आता है, अगर इस पैटर्न पर आप अपने आप को उतार पाते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। हमारे बैचेस जुलाई से शुरू होंगे, यानी कि हमारे नए बैचेस तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन जुलाई से बैचेस भी शुरू हो जाएंगे, और अगर आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अपनी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9473702711 94702711 थोड़ा सा गलत हो गया नंबर 94702711। फिर एक बार नंबर में मिस्टेक हुई है, सेट कर देता हूं नंबर भाई 9473702711, ठीक है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद आपको हम जरूर बताएंगे कि जैसे ही बैचेस अगर शुरू होते हैं और आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी प्रिपरेशन, यूट्यूब पर भी होगी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन आपके एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर भी होगी। तो जहां आपको उचित लगे वहीं आप अपनी प्रिपरेशन करिए, लेकिन मेरी सलाह मानिए सिलेबस का डिवीजन जरूर कर लीजिए, और यही डिवीजन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा।
वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत मददगार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।